हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं रेशों यानी फाइबर से बनी होती हैं। देखिए, हम जितने तरह के वस्तु का उपयोग करते हैं उसमें से बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जो रेशों से बनी होती हैं यानी फाइबर से बनी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कपड़े, जूट की थैलियां, रस्सी इत्यादि। वास्तव में रेशे बहुत ही महीन और लंबी संरचनाएं होती हैं। देखिए, हम रेशे को समझने की कोशिश करते हैं। एक कपड़े का उदाहरण लेते हैं। चूंकि ये कपड़े जो हैं ये पतले पतले धागों से बनी हुई रहती हैं और कोई एक धागा जो है वह बहुत ही छोटी छोटी और लंबी लंबी महीन संरचनाओं से बनी हुई रहती हैं। यानी अगर कहा जाए तो कपड़े जो हैं वह रेशों से बनी हुई रहती हैं। इसी प्रकार जूट की थैलियां हो या फिर रस्सी हो, ये सभी जितने भी पदार्थ हैं ये सभी रेशों से बनी हुई रहती हैं। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेशे की रासायनिक संरचना कैसी होती है। इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं एक माला का। तो जिस प्रकार एक माला में छोटी छोटी मोतियां आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी संरचनाएं बनाती हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति एक रेशे के साथ भी होती है। तो एक रेशे में क्या होता है कि छोटी छोटी रासायनिक इकाइयां आपस में जुड़कर एक बड़ी संरचना बनाती हैं और इस प्रकार रेशे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि छोटी छोटी रासायनिक इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं जिससे बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। चूंकि रेशा जो है वह एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी रासायनिक इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं और इस प्रकार एक बहुलक का यानी एक रेशे का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशा भी एक बहुलक है। रेशा दो तरह का होता है। एक तरह के रेशे को कहा जाता है प्राकृतिक रेशा और दूसरे तरह के रेशे को कहा जाता है कृत्रिम यानी मानव निर्मित रेशा। पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। वैसे रेशे यानी वैसे फाइबर्स जो प्लांट से या फिर एनिमल से प्राप्त होते हैं, वैसे रेशे को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया कपास, ऊन, रेशम इत्यादि। चूंकि कपास जो है वह एक रेशा है जो कि पौधों से प्राप्त होता है। ऊन जो है वह भी एक रेशा है जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार रेशम जो है वह रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के रेशे जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जबकि मनुष्यों द्वारा निर्मित रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेशे हैं जो कि पौधों से या फिर जंतु से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य खुद अपने द्वारा निर्मित किए हैं। तो इस तरह के रेशे जो मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं रेयान, नायलॉन इत्यादि। इस प्रकार के रेशे जो हैं ये मनुष्य खुद इसका निर्माण किए हैं। रेयान, नायलॉन, तो इस तरह के रेशे को हम कृत्रिम रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि जो कृत्रिम रेशा है उसे ही हम मानव निर्मित रेशा कहते हैं और उससे ही संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। यानी कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा और संश्लेषित रेशा, ये तीनों चीज एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अब आइए हम आगे देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार, यानी जो कृत्रिम रेशा हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि रेयान जो है वह एक कृत्रिम रेशा है, नायलॉन जो है वह भी एक कृत्रिम रेशा है। इसी प्रकार पॉलिस्टर और एक्रिलिक ये भी कृत्रिम रेशा यानी संश्लेषित रेशा है। अब इन सभी के बारे में हम ब्रीफ आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। रेयान ये एक विशेष प्रकार के रेशे का नाम है। ये जो है ये एक संश्लेषित रेशा है, यानी इस रेशे का निर्माण मनुष्य ने खुद किया है। ऐसे रेशे पौधे या फिर जंतु द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेयान एक संश्लेषित रेशा है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाली
रेशे बनाने में सफलता पाई। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रेशम जो है वह एक प्राकृतिक रेशा है जो कि रेशम कीट द्वारा प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिकों ने कोशिश क्या किया कि जिस तरह से रेशम एक रेशा है वैसे ही रेशा हम अपने प्रयोगशालाओं में बनाए, हम अपने इंडस्ट्री में बनाए। तो इस कोशिश में 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रेशा तैयार करने में सफलता पाई जिसका गुण रेशम रेशे के जैसा ही था। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। तो जो रेशा वैज्ञानिकों ने बनाया, इस रेशे का नाम उन्होंने दिया रेयान। इससे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। कारण क्या है कि इसकी जो गुण है वह रेशम के जैसे ही है। प्राकृतिक रेशम का जैसा गुण है, इस रेयान का गुण भी कुछ वैसा ही है, इसीलिए रेयान को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रेशम किस रेशे को कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन आपके पास दे दे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेयान। रेयान को ही हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इस प्रकार का रेशा काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है और यह सस्ता होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेशम जो है वह एक महीन रेशा है और रेयान जो है ये एक संश्लेषित रेशा है। और ये रेयान जो है इसकी गुण रेशम रेशा का जैसा ही है, लेकिन ये काफी सस्ता होता है। अगर आप रेशम से बने कपड़े खरीदेंगे तो ये महंगा होगा आपके लिए, लेकिन रेयान से बने अगर कपड़े खरीदेंगे तो ये आपके लिए सस्ता होगा, क्योंकि ये जो है ये एक संश्लेषित रेशा है। अगला कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये शब्द हमने पहले भी सुना है। नायलॉन जो है ये एक मानव निर्मित रेशा का नाम है। इससे 1931 में कोयले, जल और वायु से निर्मित किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। नायलॉन रेशा की सबसे बड़ी जो खासियत है वह यह है कि यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। और जब यह रेशा चमकीला और धुलने में सुगम है तो इस रेशे का उपयोग कपड़े के निर्माण में बहुत अधिक हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि अतः कपड़ों के निर्माण हेतु यह बहुत प्रचलित हुआ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, जैसे रस्सी, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट, थैला, पर्दा इत्यादि। नायलॉन जो है ये हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा है, क्योंकि हम ऐसे अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो कि नायलॉन से बने होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि रस्सी, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट, थैला, पर्दा इत्यादि हो सकता है। नायलॉन रेशा इतना प्रबल है कि इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। देखिए नायलॉन रेशा जो है ये काफी मजबूत होता है। ये इतना मजबूत होता है कि इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। एक नायलॉन रेशा जो है ये इतना मजबूत होता है, ये इसी बात से समझ में आता है कि नायलॉन का एक तार इस्पात के एक तार से अधिक प्रबल होता है। संश्लेषित रेशों का अगला प्रकार है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। जिस प्रकार रेयॉन, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, ठीक वैसे ही पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है। यानी ये जो है ये एक मानव निर्मित रेशा है। वस्त्रों के निर्माण में इसका पर्याप्त उपयोग होता है। पॉलिस्टर का विशेष रूप से जो उपयोग होता है वह वस्त्र निर्माण में होता है।
लोगों को अक्सर पॉलिस्टर कपड़ों में देखा जा सकता है। पॉलिस्टर इतना फेमस हो चुका है कि अक्सर लोगों को पॉलिस्टर कपड़ों में देखा जा सकता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन जो है वह भी एक प्रकार का पॉलिस्टर ही है और ये काफी फेमस हो गया है। और ये लोकप्रिय जो पॉलिस्टर है टेरिलीन, इसका उपयोग महीन कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। कारण क्या है कि इससे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। टेरिलीन का यूज करके हम बहुत ही महीन रेशे पैदा कर सकते हैं और इससे महीन कपड़ों के उत्पादन में सहायता मिलती है। हो सकता है आपने पेट का नाम सुना होगा, PET। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। यह एक बहुत ही सुपरिचित पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। आपने पॉलीकॉट, पॉलीवूल या टेरिकॉट का नाम भी सुना होगा। इन सभी नामों से अनेक तरह के कपड़े बाजारों में बेचे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि पॉलीकॉट है क्या? पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण को ही पॉलीकॉट कहा जाता है। यानी वैसे कपड़े जो पॉलिस्टर और कपास के रेशों से मिलकर बने हैं, तो वैसे कपड़े को पॉलीकॉट कहा जाता है। यानी पॉलीकॉट में दो तरह के रेशे होते हैं, पॉलिस्टर और कपास। यानी संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। संश्लेषित रेशे में पॉलिस्टर और प्राकृतिक रेशे में कपास। ये दोनों प्रकार के रेशे मिलकर पॉलीकॉट बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार पॉलीवूल जो है ये दो तरह के रेशे का मिश्रण है, पॉलिस्टर और ऊन का। यानी वैसे कपड़े जो पॉलिस्टर और ऊन दो तरह के रेशे के मिलने से बनता है, उससे हम पॉलीवूल कहते हैं। अगला है टेरिकॉट। टेरिकॉट में क्या होता है ना, ये टेरिलीन और कपास का मिश्रण है। तो जब टेरिलीन और कपास के रेशे मिलकर कोई कपड़े का निर्माण करता है, तो वैसे कपड़े को हम टेरिकॉट कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पॉलिस्टर के बारे में काफी कुछ सीखा। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्रिलिक क्या होता है। बाजारों में अधिकांश गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शाल, कंबल आदि प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। अगर आप बाजारों में जाएंगे तो आपको स्वेटर, शाल, कंबल इस तरह के अनेक कपड़े दिखाई देंगे जो लगेगा कि ये ऊन से बने हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊन से बने हुए नहीं होते हैं। ये एक विशेष प्रकार के मानव निर्मित रेशे से बने होते हैं। इस तरह की वस्तुएं एक विशेष प्रकार की संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। तो ये जो है ये एक्रिलिक रेशे के बने होते हैं, लेकिन ये ऐसे दिखते हैं जैसे ये ऊन से बने हैं। प्राकृतिक ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। अगर आप ऊन से बने कपड़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए काफी महंगी होगी, लेकिन एक्रिलिक से बनी वस्तुएं आपके लिए सस्ती होगी। चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। देखिए, अगर आप प्राकृतिक रेशों को गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, लेकिन संश्लेषित रेशों को अगर आप गर्म करेंगे तो ये बहुत जल्दी पिघल जाएंगे। संश्लेषित वस्त्रों में आग लगने से यह पिघलकर व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, जो अत्यंत घातक हैं। देखिए, इस दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो संश्लेषित वस्त्र काफी घातक होता है, क्योंकि अगर किसी कारण से व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो ये संश्लेषित वस्त्र जो है ये पिघलकर व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं, जिससे व्यक्ति को काफी जलन होती है। अतः हमें रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए।
अब आइए हम एक नजर डाल लेते हैं संश्लेषित रेशों के प्रमुख गुणधर्म के बारे में। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। अगर आप दो कपड़ों के टुकड़े ले लेंगे, एक संश्लेषित रेशों के बने हुए और एक प्राकृतिक रेशों के बने हुए, तो आप देखेंगे कि संश्लेषित रेशों के जो कपड़े हैं वे कम जल का अवशोषण करेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक रेशों के बने कपड़े हैं वे अधिक जल अवशोषण करते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि संश्लेषित रेशे कम जल सूखते हैं, तो कम जल सूखने के कारण संश्लेषित रेशे जो हैं ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इस तरह के रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं। संश्लेषित रेशों के बने कपड़े अधिक टिकाऊ होते हैं, लेकिन प्राकृतिक रेशों के बने कपड़े जो हैं वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। संश्लेषित रेशे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होते हैं। आजकल बाजारों में संश्लेषित रेशे काफी प्रचलित हैं। यही कारण है कि संश्लेषित रेशों के बने कपड़े सस्ते भी होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में काफी कुछ सीखा। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिक। आज के समय में प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। प्लास्टिक से दैनिक उपयोग के अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्लास्टिक के पुनः चक्रण से इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश वस्तुएं आज प्लास्टिक के बने हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्लास्टिक के पुनः चक्रण से इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी पदार्थ अगर प्लास्टिक के बने हैं और ये अगर टूट जाए या फिर किसी प्रकार से ये विकृत हो जाए तो इसको पुनः चक्रण करके यानी इसको गला के फिर से नया पदार्थ बनाया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिससे गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है। देखिए, हमने बहुत तरह के प्लास्टिक देखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और ये आसानी से मुड़ भी सकता है। इस तरह के प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। यानी वह प्लास्टिक जिससे गर्म करने पर वह आसानी से विकृत हो जाता है और मुड़ जाता है, तो वैसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। यहां पर देखिए, थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण दिया गया है। पहला तो है पॉलीथीन और दूसरा है पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोनों उदाहरण जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग खिलौने, कंघियां और पात्रों के निर्माण में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। तो चूंकि अभी हमने थर्मोप्लास्टिक के बारे में डिस्कशन किया, इसमें हमने ये देखा कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिससे गर्म करके उसको नर्म किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जिससे अगर एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इससे उष्मा देकर पुनः नर्म नहीं किया जा सकता है। ये प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। यानी वैसे प्लास्टिक जिससे गर्म करके हम उससे नर्म नहीं कर सकते हैं, नरम नहीं कर सकते हैं, वैसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब आइए देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रमुख उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। तो इस प्रकार हमने दो तरह के प्लास्टिक के बारे में चर्चा किया। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक हैं जिससे गर्म करके उससे आसानी से नरम किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक हैं जिससे गर्म करके आसानी से उससे नरम नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण हमने देखा, पहला है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। तो चूंकि बेकेलाइट जो है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होने के कारण इसका उपयोग बिजली के स्विच बनाने में या फिर बर्तनों के हत्थे बनाने के काम आता है। इसी प्रकार मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। चूंकि मेलामाइन जो है वह एक ऐसा प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोधक है, और इस प्लास्टिक की एक खासियत यह है कि ये ऊष्मा की अधिक मात्रा को सहन कर सकता है। यही कारण है कि इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। अब आइए एक नजर हम डालते हैं प्लास्टिक के कुछ प्रमुख उपयोग पर। खाद्य सामग्रियों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकतर खाद्य सामग्रियों के भंडारण के लिए, उसके संचयन के लिए प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। यह काफी सुविधाजनक होता है। अगला उपयोग यह है कि हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं जैसे चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होने के कारण इससे बाल्टियां और मग बनाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होने के कारण प्लास्टिक से बिजली के तार ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। प्लास्टिक की यह खासियत है कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और इसी गुण के कारण बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं, और साथ ही साथ खाना बनाने वाले जो पात्र होते हैं उसके हत्थे प्लास्टिक के बने रहते हैं ताकि हाथों में चोट न लगे। इस चैप्टर का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। अब तक के डिस्कशन में हमने देखा कि प्लास्टिक हमारे लिए काफी उपयोगी है, लेकिन उपयोगी होने के साथ साथ प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक के अधिक से अधिक उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक जो है वह कैसा पदार्थ है? न जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर जैव अनिम्नीकरणीय क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इससे हम क्लियर कर लेना चाहेंगे कि आखिर जैव अनिम्नीकरणीय होता क्या है। पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अगर हम बात करें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तो इसके एग्जाम्पल हैं सूखी पत्तियां, घास, सब्जियों के छिलके या वे सभी पदार्थ जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होती हैं। इस तरह की पदार्थ की खासियत यह है कि इस तरह के पदार्थ सड़ सकते हैं, गल सकते हैं और सरल पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी जितने भी तरह के पदार्थ जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वे कवक और सूक्ष्मजीवों के द्वारा आसानी से विघटित होकर सरल पदार्थों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इस तरह के पदार्थ को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में आ गया प्लास्टिक, कांच इत्यादि। अब देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं सरल पदार्थों में।
यानी प्लास्टिक जो है वह अगर पर्यावरण पर एक बार आ गया तो वह लंबे समय तक पर्यावरण पर बना रहेगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम दो गड्ढा खोदते हैं। पहले गड्ढे में हम सूखी पत्तियां, सब्जियों के छिलके और मरे हुए जंतुओं के अवशेष डाल देते हैं। दूसरे गड्ढे में हम क्या करते हैं कि कुछ प्लास्टिक के टुकड़े उसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद हम कुछ महीनों या कुछ वर्षों के बाद जब दोनों गड्ढों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस गड्ढे में सूखी पत्तियां या सब्जियों के छिलके थे वह गायब हो चुके हैं, लेकिन जिस गड्ढे में प्लास्टिक या कांच थे वह अब भी मौजूद हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से विघटित हो सकते हैं और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वैसे पदार्थ हैं जो आसानी से विघटित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक जो है वह एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है और ये अगर एक बार पर्यावरण पर प्रवेश कर जाए तो ये लंबे समय तक पर्यावरण पर बने रहते हैं और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार हमने जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में जानकारी ले लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु एवं कवकों के द्वारा ऐसे पदार्थ सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते हैं। जो प्लास्टिक हैं वह जीवाणु और कवक के द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो पर्यावरण हितैषी नहीं है। अतः प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्लास्टिक जो है वह भले ही हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यह संपूर्ण पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है। प्लास्टिक को जलाने पर यह विषैले गैस उत्सर्जित करते हैं। अगर हम चाहेंगे कि प्लास्टिक को हम जलाकर खत्म कर देंगे ताकि ये पर्यावरण पर प्रदूषण ना फैलाएं, लेकिन प्लास्टिक को जलाने पर भी ये विषैले गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्लास्टिक अगर एक बार पर्यावरण पर प्रवेश कर जाए तो ये अपना हानिकारक प्रभाव जरूर दिखाएगा। इस तरह प्लास्टिक का निस्तारण एक विकट समस्या है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जूट या सूती कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जूट या सूती कपड़ा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हमें सूती कपड़े या फिर जूट के थैलों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जूट और सूती कपड़ा जो है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पहला R का मतलब है रिड्यूस, यानी कम करना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हम करें ताकि पर्यावरण पर अधिक मात्रा में प्लास्टिक न आए और पर्यावरण को बचाया जा सके। अगला R का मतलब है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बार कोई प्लास्टिक हम उपयोग कर लेते हैं तो उसी प्लास्टिक को हमें बार बार उपयोग करना चाहिए। हमें हर बार नई नई प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर बार नई नई प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो पर्यावरण पर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसीलिए पुनः उपयोग करना यानी रीयूज। अगला R का मतलब है रिसाइकल, यानी पुनः चक्रण करना। बेकार पड़े प्लास्टिक का पुनः चक्रण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी प्लास्टिक का पुनः चक्रण करेंगे तो हमें नया प्लास्टिक बनाना नहीं पड़ेगा और इसी पुराने या खराब प्लास्टिक का अगर हम पुनः चक्रण करेंगे यानी इसको गलाकर फिर से नया प्लास्टिक बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि पर्यावरण पर प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला R का मतलब है रिपेयर, यानी मरम्मत करना। अगर हमारे पास कोई एक सामान है प्लास्टिक का और इसमें अगर किसी प्रकार की विकृति आ जाती है तो इससे हमें मरम्मत करके यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे हम मरम्मत नहीं करेंगे, हर बार नई नई प्लास्टिक लेते रहेंगे तो इसमें
पर्यावरण पर प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसीलिए रिपेयर सिद्धांत को भी हमें अपनाना चाहिए। और अंतिम आर का मतलब है रिफ्यूज, यानी उपयोग न करना। एक उत्तरदायी नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि जहां तक हो सके उसे प्लास्टिक रिफ्यूज करना चाहिए, यानी प्लास्टिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वह पर्यावरण के लिए प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो के जरिए हमने पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश किया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में किस संश्लेषित रेशे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जिस रस्से का निर्माण किया जाता है उसमें किस प्रकार के रेशे का उपयोग किया जाता है। चूंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे रेशे का उपयोग किया जाता है जो काफी मजबूत और टिकाऊ हो। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमें भी समझ में आए कि आखिर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये